3 सितंबर 2022 इस दिन भारत में पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री जैसे पेमेंट ऐप वाली कंपनियों पर सरकारी एक्शन हुआ। इन कंपनियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की। इस छापेमारी में मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपए जब्त कर लिया गया। मामला था चाइनीज लोन ऐप के स्कैम का। जांच पड़ताल चली जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। हाल में हुए एक खुलासे में सामने आया कि आजकल ये ऐप बंद और निष्क्रिय पड़ी एनबीएफसी कंपनी उसके जरिए लोन देकर लोगों को फंसाने का धंधा कर रहे हैं। करीब 6000 एनबीएफसी कंपनियां जांच के दायरे में हैं और अब आरबीआई इन पर एक्शन लेने की तैयारी में है। क्या गैरकानूनी चल रहा था? सरकारी गाइडलाइंस का क्या उल्लंघन हुआ और क्यों लोगों को लोन लेने के बाद अपनी जान को गंवाना पड़ा? क्या है पूरा मामला? चलिए समझते हैं आज की इस रिपोर्ट में। आपको कोविड का वो दौर याद होगा जब बहुत से लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इन नौकरी गंवाने वालों में बहुत से लोग आम तबके से आते थे, यानी जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे, लेकिन रोजगार न होने के चलते बहुत से लोगों को पैसों की दिक्कत से जूझना पड़ा। वैसे तो कर्ज लेना काफी मुश्किल काम है, काफी लिखा पढ़त होती है, लेकिन कोविड-19 जब अपने चरम पर था तब कई लोगों को इन तुरंत लोन देने वाली ऐप्स से बड़ी ही आसानी से पैसा मिल गया, यानी इंस्टेंट लोन। ये ऐप्स बगैर ज्यादा लिखा पढ़त के चंद घंटों में ही जरूरतमंद लोगों को धड़ल्ले से कर्ज बांट रहे थे। बस यही हो गई इन लोगों से बड़ी गलती, जिसकी कीमत चुकानी पड़ी लोगों को अपनी जान से हाथ धोकर। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन ऐप्स ने पिछले 2-3 साल में अपना जाल भारत में कुछ इस कदर फैला लिया है कि आज की तारीख में इन पेमेंट ऐप वाली कंपनियों की मदद से 4000 करोड़ रुपए का लोन बांटा जा चुका है। ये लोन 15 से 20% तक के बेहद ऊंचे ब्याज दरों पर दिया गया है। इन लोन से इन कंपनियों को ब्याज के रूप में कमाई भी करीब 800 करोड़ तक हो चुकी है। आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? ये तो आम बात है। बैंक से अलग लोग बाहर से भी तो लोन ऊंचे ब्याज दरों पर लेते हैं। बहुत से कारोबार कुछ इसी तरह चल रहे हैं, बात सही है। लेकिन भारत में इस तरह से बाहर से पैसा उठाकर चल रहे कारोबार में और इन ऐप के जरिए लिए गए लोन्स में काफी अंतर है। बाहर से पैसा आप किसी अनजान से नहीं ले सकते। किसी जानकारी के जरिए ही आपको इस तरीके के लोन मिलते हैं, उसके बदले भी आपको कुछ रखना पड़ता है। लेकिन इन ऐप्स के द्वारा कस्टमर्स वेरिफिकेशन के लिए आरबीआई की तरफ से तय नियम्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे, बल्कि लोन लेने वाले का मोबाइल डेटा ही एक तरीके से हैक कर लिया जाता था। लोन लेने वाले को मोबाइल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। इससे पहले मोबाइल यूजर को फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटोज, वीडियोज और बाकी कंटेंट की डिटेल्स यानी उसका एक्सेस एप्लीकेशन को देना पड़ता था। इसी के साथ सारा डेटा ऐप्स चलाने वाले यानी उनके जो संचालक हैं उनके पास पहुंच जाता है। इन निजी जानकारियों का इस्तेमाल कर्ज लेने वालों को धमकाने और उनसे अनुचित ब्याज लेने के लिए किया जाता था। और इन ऐप्स की कमान चीन में बैठे लोगों के हाथ में थी। अकेले पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री ही इसके जिम्मेदार नहीं है। केवल उनका ही इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ, बल्कि हालात तो ये है कि प्ले स्टोर में हजारों की संख्या में अवैध लोन ऐप्स मौजूद हैं। रिजर्व बैंक की साल 2021 की रिपोर्ट को ही ले लीजिए। इससे पता चलता है कि केंद्रीय बैंक के जनवरी-फरवरी के जुटाए आंकड़ों के मुताबिक 81 ऐप स्टोर्स में लगभग 1100 लोन ऐप्स मौजूद थे, जिनमें से करीब 600 ऐप्स अवैध यानी फर्जी थे। ऐसे ऐप्स की ठगी के शिकार लोगों के सामने इनसे बचने का शायद एकमात्र रास्ता आत्महत्या था। यह रास्ता गलत था, इसलिए ऐसी घटनाओं के बढ़ते मामलों की गूंज संसद में भी सुनाई थी, जिसके बाद ईडी ने एक्शन लिया और पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री जैसी पेमेंट ऐप्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें सामने आया कि इन कंपनियों के चीनी नागरिकों के साथ संबंध है। आप कहेंगे इसमें ठगी जैसा क्या हुआ? हुआ ये कि इन ऐप्स के जरिए कर्ज देते समय कर्जदारों को बहुत सारी जानकारियां नहीं दी जाती। इनमें से कर्ज की रकम में से पहले ही किश्त का ब्याज काटना भी शामिल रहता है। इसके बाद ज्यादातर एप्लीकेशन रोजाना या फिर साप्ताहिक आधार पर ब्याज वसूली शुरू करती है। कई लोन ऐप्स पर फोन डेटा से फोटो चुराने के भी आरोप लगे हैं। आरोप है कि इन फोटोज की मदद से कर्ज लेने वाले या उसके परिजनों की नकली न्यूड फोटोज तैयार कर ली गई और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी गई। इससे परेशान होकर कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। चंडीगढ़ साइबर सेल के हत्थे चढ़े गिरोह की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर ही 58 लोगों ने सुसाइड किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो पति पत्नी और दोनों बच्चों के सुसाइड करने के मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार काफी सख्त है। केवाईसी को लेकर भी नियमों को सख्त कर दिया गया है। ईडी ने इस सिलसिले में हैदराबाद और देश के कई दूसरे हिस्सों में एनबीएफसी कंपनियों की जांच की है।
ये कंपनियां छोटी अवधि के पर्सनल लोन देती थी और उस पर मोटा ब्याज वसूलती थी। ईडी अब तक इस मामले में कुल 264 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त कर चुकी है। इस मामले में बहुत से चीनी और नेपाली लोगों को जो भारत में रहकर इस कारोबार को ऑपरेट कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि इस तरह के लोन देने वाले ऐप से सावधान रहें ताकि ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने ना आए।